कुछ दिनों पहले दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा के दौरान ट्रक की सवारी करने वाले राहुल गांधी अमेरिका में भी ट्रक की सवारी करते नजर आए और इस दौरान राहुल गांधी ने ट्रक के ड्राइवर से बेहद मजेदार और दिलचस्प बातचीत की। राहुल की ट्रक यात्रा का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसे राहुल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। बताया गया कि राहुल गांधी ने वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क तक करीब 190 किलोमीटर का सफर ट्रक में तय किया। इस दौरान भारत में चलने वाली ट्रक की तुलना में बेहद आरामदेह अमेरिकी ट्रक को देखकर राहुल हैरान नजर आए और इसके बारे में वो ट्रक ड्राइवर तेजिंदर गिल से बातचीत करते दिखे। What a difference to the Indian truck, ये तो मतलब बहुत कंफर्टेबल है। यहाँ पे मैंने एक चीज देखी, ये जो ट्रक है ये ड्राइवर के लिए डिजाइन है, मतलब ये आपके कंफर्ट को देख के बनाया गया है। इस यात्रा के दौरान राहुल ने एक ट्रक ड्राइवर से सिद्धू मूसेवाले का गाना सुनाने की फरमाइश की। भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर के साथ इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ उनकी टीम के कुछ दूसरे लोग भी नजर आए। पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर्स की रोजमर्रा की जिंदगी और उनके दिल की बात जानने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए और साथ ही साथ अमेरिका की खूबसूरत मौसम और आसपास की हरियाली का लुत्फ उठाते भी नजर आए। राहुल ने अमेरिका में ट्रक ड्राइवरों के साथ पुलिस के बर्ताव पर भी सवाल किया, तो ड्राइवर तेजिंदर ने तपाक से इसका जवाब दिया। नजायज काम कोई नहीं करता, जैसे रोक लिया आरटीओ ने, रोक लिया, वो काम नहीं है। ड्राइवर गिल ने राहुल को बताया कि भारत के ट्रक ड्राइवरों की तरह अमेरिका में ट्रक चलाने वाले रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाते। सारे ड्राइवर अपना खाना साथ लेकर चलते हैं और जब राहुल ने उनकी सैलरी के बारे में बात की तो जवाब हैरान करने वाला था। कितना कमाते हो? इंडिया के हिसाब से तो बहुत बन जाता है जी। रेट के हिसाब से अगर ड्राइवरी भी करते 4-5 लाख रुपए बन जाता है। 8-10 हज़ार डॉलर इजिली बनता है। यहाँ पे अपना ट्रक वाला 10 हज़ार डॉलर 8 लाख रुपए हो गए। इस यात्रा के दौरान राहुल ने एक ड्राइवर के साथ नाश्ता भी किया। ट्रक ड्राइवर तेजिंदर ने राहुल से सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ दिलाने की भी अपील की। देश बिपरजॉय तूफान से निपटने की तैयारी कर ही रहा था कि जम्मू से लेकर दिल्ली तक धरती हिलने लगी। उत्तर भारत के कई जिले भूकंप की झटकों से आज थर्रा उठे और सबसे ज्यादा दहशत जम्मू कश्मीर में थी, क्योंकि भूकंप का एपिसेंटर यहाँ के डोडा में था। मंगलवार की दोपहर 1:33 पर भूकंप के झटके आने शुरू हुए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 थी। जम्मू कश्मीर के डोडा, किश्तवाड़, भदरवाह में मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। कई मकान तो रहने के लायक नहीं रहे। अभी जो भूचाल आया उसकी वजह से पूरा मकान तहस नहस हो गया। यहाँ कुछ नहीं बचा, सारा मकान बिल्कुल रहने के काबिल नहीं रहा। बुरी कंडीशन हुई, बाल इंसानों की जान बची। भूकंप के झटके इतनी तेज थे कि दीवारों के प्लास्टर तक उखड़ गए। भदरवाह की इस तस्वीर को देखिए, कैसे भूकंप ने इस कमरे को तबाह और बर्बाद कर दिया है। भूकंप के झटके पाकिस्तान और चीन तक महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके कई सेकंड्स तक रहे, लेकिन सबसे ज्यादा खौफ किश्तवाड़ में दिखाई दिया, जहां के गुंदोह इलाके में सरकारी अस्पताल की हालत देखकर आपको भूकंप की तीव्रता का एहसास होगा। अस्पताल की छत की सीलिंग टूट कर नीचे गिर गई। आसपास का सामान भी नीचे गिर गया। एहतियातन अस्पताल को खाली करा लिया गया है। अब इस स्कूल की हालत देखिए। ये स्कूल के प्रिंसिपल का रूम है। रूम तहस नहस दिखाई दे रहा है। छत और लकड़ियों के लठे टूट कर नीचे गिर गए हैं। किश्तवाड़ के अलावा डोडा के भद्रवाह में भी कुछ इमारतों को नुकसान हुआ है। खासतौर पर सरकारी इमारतों और स्कूलों की बिल्डिंग्स में बड़ी बड़ी दरारें आ गई। 4.4 और 4.3, 4 पॉइंट का हम आफ्टर शॉक का भी हम संभावना है कि आ सकता है, इसलिए ये मेन शॉक है। भूकंप दोबारा आने की संभावना बनी हुई है। राहत की बात ये रही कि भूकंप से किसी की जान नहीं गई है। 2 लड़कियों के घायल होने की खबर है। कई टीम अलग अलग इलाकों में नुकसान का जायजा ले रही है। समुद्री तूफान बिपरजॉय अरब सागर की तरफ से भारत की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने इसे बेहद खतरनाक श्रेणी का तूफान करार दिया है। तूफान गुजरात से तट से दूर है, लेकिन इसका असर अभी से दिखाई देने लगा है, क्योंकि समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। हवाएं 70 किलोमीटर तक की रफ्तार से चल रही हैं। अभी बिपरजॉय तूफान गुजरात के पोरबंदर से 300 किलोमीटर दूर है और गुजरात के द्वारका से इसकी दूरी अभी 360 किलोमीटर है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इसका रूप खतरनाक होता जा रहा है और समुद्री किनारे पर इसका असर भी दिख रहा है।
सी आप जैसा देख सकते हैं लगातार रफ होता जा रहा है। समुद्र तट पर उसका जो करंट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और लहरें जो पहले थोड़ी देर पहले तक पीछे की तरफ थी अब वो लगातार आगे की तरफ आती जा रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान 15 जून की दोपहर को बिपरजॉय गुजरात के जखाऊ बंदरगाह के पास मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच से गुजरेगा। तब उसकी रफ्तार 125 से 150 किलोमीटर के बीच होगी। जब ये तट को पार करेगा तब इसका विंड स्पीड यानी 15 तारीख को इसका विंड स्पीड 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टनेस में 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। जिस वक्त चक्रवात बिपरजॉय गुजरात के तट पर दस्तक देगा तो उसकी रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इस दौरान समुद्र का रूप बेहद विकराल हो सकता है। साथ ही बारिश भी बहुत ज्यादा होगी। जिन इलाकों में बुधवार से हल्की से भारी बारिश हो सकती है वो जिले हैं कच्छ, देवभूमि द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, राजकोट, मोरबी और जूनागढ़। देवभूमि द्वारका में तेज हवाओं के साथ बारिश भी काफी हो रही है। बारिश इतनी हो रही है कि समंदर किनारे मौजूद मंदिर की सीढ़ियों से पानी रफ्तार से नीचे गिर रहा है। समंदर की लहरों की रफ्तार भी इतनी तेज है कि वो मंदिर की दीवारों से टकराने लगी है। इस वक्त मैं गुजरात के द्वारका में हूँ और आपको तस्वीर दिखाता हूँ। समंदर में इस वक्त काफी ऊंची लहरें उठ रही हैं, चूंकि जिस तरह से बिपरजॉय तूफान है वो अब धीरे धीरे गुजरात के तटीय क्षेत्र पर जो है उसके आने की शुरुआत हो रही है। 15 तारीख को कच्छ में जो है लैंडफॉल होने वाला है। गुजरात के समंदर में भी इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सोमवार की रात को कोस्ट गार्ड ने द्वारका से 40 किलोमीटर दूर समंदर में मौजूद ऑयल रिज की सिंगापुर से 50 लोगों को निकाला। बिपरजॉय की गंभीरता को देखते हुए गुजरात के समुद्र से 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। और सबसे पहले उन लोगों को निकाला जा रहा है जो समंदर से बिल्कुल सटे इलाकों में रहते हैं। ये तस्वीरें देवभूमि द्वारका की हैं। ये मंदिर गोमती नदी और समंदर के संगम पर मौजूद है। मंदिर और आसपास के घरों में रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पर खुद स्थानीय जो डीवाईएसपी हैं वो पहुंचे हुए हैं पुलिस के साथ, साथ ही एनडीआरएफ की टीम के साथ, जो लगातार आसपास के जो मंदिर हैं उन मंदिरों में रह रहे लोगों को यहाँ से जो है खाली कराया जा रहा है। अभी तक जिन लोगों ने जगह खाली नहीं की थी उन्हें यहाँ से अब खाली करने के लिए कहा जा रहा है, चूँकि ये तूफान जो है 14 और 15 तारीख को सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। गोमती नदी के किनारे मौजूद घाटों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी तरह की गतिविधियां बंद करा दी गई हैं। जो झूलता पुल है वो नदी के दोनों तरफ को कनेक्ट करता है, उसे बंद करा दिया गया है। जो यहाँ पे स्पोर्ट्स बाइकें चलती थी उसे पूरी तरह से बंद कराया गया है। सैलानियों के इस जगह पर आवाजाही को पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। यहाँ पे हम आप दिखाते हैं आपको तस्वीर कि कैसे ये जो जगह है जहाँ से लोग नीचे उतरकर इस नदी में नहाते थे, साथ ही जो बोट है वो बोट यहाँ पर अब बंद कर दी गई है। जिस जो है घाट पर बड़ी लंबी भीड़ होती थी, दूर दूर तक लोग होते थे, यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने यहाँ से 250 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया है। इस समुद्री तूफान को बिपरजॉय नाम बांग्लादेश ने दिया है। इसका मतलब विपत्ति या आपदा होता है। बिपरजॉय तूफान से निपटने के लिए सरकार ने बड़ी तैयारी की है। गुजरात के 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुजरात में 3 दिनों के लिए स्कूल और कॉलेज सभी को बंद कर दिया गया है। देश के सबसे बड़े कांडला पोर्ट को बंद कर दिया गया है। कांडला पोर्ट के कर्मचारियों सहित करीब 3000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। गुजरात के तटीय इलाकों से मंगलवार तक 14000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। इसके अलावा गुजरात में 15 जून तक 56 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। पश्चिम रेलवे ने 67 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया है। मुंबई को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग ने गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ सहित 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मछुआरों से कहा गया है कि वो 4 दिन समुद्र से दूर रहें। इसलिए समंदर में मछली मारने के काम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जखाऊ तट पर सन्नाटा पसरा हुआ है। फिशिंग बोट्स किनारे लगा दी गई हैं ताकि उन्हें नुकसान न पहुंचे। समुद्र के अंदर आप करंट इतना ज्यादा होगा कि नौका को संभालना लगभग नामुमकिन होगा। इसी वजह से जितनी भी नौकाएं हैं आप लाइन से देख सकते हैं, और उस लाइन के आगे भी अगर आप देखेंगे जितनी भी छोटी छोटी नौकाएं और बड़ी नौकाएं भी हैं वो इस वक्त समुद्र के किनारों पर खड़ी कर दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून तक चक्रवात बिपरजॉय गुजरात और पाकिस्तान में गंभीर रूप ले लेगा।
हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। समुद्र से 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के बाद अब 10 किलोमीटर के दायरे में मौजूद लोगों को शिफ्ट करने का काम चल रहा है, जिसके तहत कच्छ सौराष्ट्र में समुद्री तट से 10 किलोमीटर की सीमा में मौजूद गांवों के लगभग 23,000 लोगों को शेल्टर होम में पहुंचाने के लिए मंगलवार से बड़ा अभियान चलाया गया। तटीय इलाके हैं, उनको उनके आसपास का जो रूरल इलाका है कच्छ के आसपास का 10 से 12 किलोमीटर का, वो जहाँ पे जो गांव आते हैं उन तमाम गांवों को वहां से खाली करवा दिया गया है। लोगों को निकालकर पास की पक्की जो स्कूल की बिल्डिंग है वहां पर, वरना एडमिनिस्ट्रेटिव जो बिल्डिंग्स हैं वहां पर उनको रखा गया है। वहीं सूरत में तेज हवाओं की वजह से 20 से ज्यादा पेड़ गिर गए। जिस तरह यहाँ पे तेजी से हवा चल रही है उसके चलते यहाँ पे जो बीच है वो सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है। SDRF और जो मरीन कमांडो है वो दरियाई तट इलाके में तो सतत जो मॉनिटरिंग है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 14 जून की तुलना में 15 जून को ज्यादा बारिश होने का अनुमान है। सबसे ज्यादा असर सौराष्ट्र कच्छ इलाके में होगा। बिपरजॉय चक्रवात से निपटने के लिए गुजरात में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की बड़े पैमाने पर तैनाती की गई है। गुजरात में एनडीआरएफ की 17 टीमों की तैनाती है। एनडीआरएफ की 17 टीमों में से 4 टीमें कच्छ में तैनात की गई हैं, जहां तूफान का असर सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जामनगर में एनडीआरएफ की 2 टीमें मौजूद हैं। मोरबी में 1 टीम, राजकोट में 3 टीम, देवभूमि द्वारका में 3 टीम, पोरबंदर में 1 टीम, सोमनाथ की अगर बात करें तो वहां भी 1 टीम, वलसाड़ में 1 टीम, जूनागढ़ में भी 1 टीम की तैनाती की गई है। गुजरात के अलावा 1 टीम दमन और दीव में भी तैनात की गई है। एनडीआरएफ के अलावा गुजरात में एसडीआरएफ की 13 टीमों को तैनात किया गया है। हमारी पूरी निगाह है, ऑफिसर्स डिप्लॉयड हैं ऑन ग्राउंड, स्टेट से पूरा समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, लगातार संपर्क कर रहे हैं और ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो थ्रस्ट एरिया है वहाँ पर टीम की तैनाती हो। इसके अलावा हमने ये दूसरे जगह पर भी भाटिंडा जैसे है हमारे 7 बटालियन एनडीआरएफ है, वहाँ पर हमने रिजर्व टीम्स तैनात कर रखी है। अगर जरूरत पड़ेगी तो एयरलिफ्ट भी किया जाएगा उनको। बिपरजॉय चक्रवात से तबाही की आशंका को देखते हुए गुजरात से लेकर दिल्ली तक सरकार अलर्ट मोड पर है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों हालात से निपटने के लिए एक दूसरे के संपर्क में है और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सोमवार को गांधीनगर में स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पहुंचे। वहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ चक्रवात से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। वहीं कच्छ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मोर्चा संभाला हुआ है। उन्होंने कच्छ के अलग अलग जिलों की टीमों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। मुझे पूरा विश्वास है कि डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो प्रयास हो रहा है उसको देखते हुए हम कैजुअलिटी एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो उसको मिनिमाइज कर पाएंगे। गुजरात में तटीय जिलों के हालात पर नजर रखने की जिम्मेदारी मंत्रियों को दी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय खुद हर एक डिस्ट्रिक्ट प्रशासन से डायरेक्ट संपर्क में, कैबिनेट सेक्रेटरी से लेके गुजरात के सभी अधिकारी एक दूसरे के साथ संपर्क में। दिल्ली में भी अमित शाह ने बिपरजॉय की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री, गृह राज्य मंत्री और 6 जिलों के प्रशासनिक अधिकारी जुड़े। कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी बिपरजॉय को लेकर बैठक की थी। पीएम मोदी ने कंट्रोल रूम 24 घंटे खुले रखने और हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए। मुंबई में भी एहतियातन एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। बिपरजॉय मुंबई से करीब 500 किलोमीटर दूर से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी मुंबई में इसका असर दिख रहा है और मुंबई के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं। समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। मुंबई की जुहू चौपाटी पर लहरों का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। जुहू में सोमवार को 4 बच्चे समंदर में डूब गए। इस घटना के बाद बीएमसी ने लाइफ गार्ड की तैनाती की है। पुलिस की टीम को भी बीच पर तैनात किया गया है। वहीं मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर्यटकों से गुलजार रहता है। वहां 5 से 6 फीट ऊंची लहरें तट से टकरा रही हैं। तूफान के डर से सैलानियों को समंदर के किनारे जाने से रोक दिया गया है। तो आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि किस तरह से यहाँ पर जो लहरें हैं वो उफान मारती हुई नजर आ रही हैं। पानी का स्तर लगातार ऊंचा दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि यहाँ पर जो पुलिस का बल है वो तैनात कर दिया गया है। मुंबई में तूफान के असर की वजह से रविवार और सोमवार की सुबह भी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे तक मुंबई और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में बारिश होगी। इसरो ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का ऐलान कर दिया है।
इसरो के अध्यक्ष ने कहा कि 12 से 19 जुलाई के बीच चंद्रयान 3 लॉन्च होगा। इसकी तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं और चंद्रयान पहले ही यू और राव सैटेलाइट सेंटर से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड पर पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई और इसका केंद्र जम्मू कश्मीर के डोडा में था। एमएसपी को लेकर कुरुक्षेत्र में किसानों का धरना आज भी जारी है। सूरजमुखी पर एमएसपी बढ़ाने की मांग को लेकर किसानों ने दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को ब्लॉक किया। किसान नेता राकेश टिकैत भी इस धरने में मौजूद रहे। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लोनावला के पास एक तेल टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। टैंकर में आग लगने के बाद तेज धमाका हुआ। इस दौरान एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ भारत में हुए विरोध प्रदर्शन के समय सरकार ने आलोचना करने वाले कई ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक करने के निर्देश दिए थे। यही नहीं, डोर्सी ने दावा किया कि भारत सरकार की तरफ से उन पर दबाव बनाया गया और ट्विटर को भारत में बंद करने की भी धमकी दी गई। लेकिन इन आरोपों को भारत सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डोर्सी सरासर झूठ बोल रहे हैं। This is a fiction that he has put out there for whatever reasons that he's put out there. But the facts are that the government of India has consistently maintained that any platform, whether they are foreign or Indian, whether they are big or small, must comply with Indian laws if they are to operate in India and offer services and products to the Indian citizen. केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जैक डोर्सी के उस बयान को भी गलत करार दिया कि जिसमें उन्होंने सरकार की बात न मानने पर ट्विटर कर्मचारियों को जेल भेजने की धमकी का आरोप लगाया था। He has used phrases like raids and sending to jail. The facts are out there for you. You are journalists. You can find out between 2020 and 2022 if anybody from Twitter or indeed any social media platform was sent to jail. India is a democracy where rule of law prevails. राजीव चंद्रशेखर ने ट्विटर पर भारत और विदेश में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर अपने मंच के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। उन्होंने बताया कि कैसे ट्विटर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करता आया है। लेकिन ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के बयान को विपक्ष ने लपक लिया। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार पर मीडिया का गला घोंटने का आरोप लगाने लगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश में लोकतंत्र की आड़ में तानाशाही चल रही है। This proves that we have dictatorship in garb of democracy in the country. Let Prime Minister come forward and answer. आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसान आंदोलन को रोकने की कोशिश करना गलत था। ठीक नहीं था। मतलब देश के अंदर अगर कोई किसान आंदोलन को रोकने की अगर कोशिश की गई तो ये तो गलत बात है। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश के संविधान और कानून के साथ खिलवाड़ कोई भी नहीं कर सकता, फिर चाहे वो ट्विटर हो या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। एक बात साफ है, भारत में सारे सोशल मीडिया का पूरा सम्मान है। भारत एक लोकतंत्र है, लेकिन भारत का संविधान, भारत का कानून मानना पड़ेगा। हरियाणा में सूरजमुखी पर एमएसपी की मांग को लेकर किसान संगठनों ने अपना मोर्चा खोल दिया है। अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे किसानों ने कुरुक्षेत्र में दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया, जिसकी वजह से आम लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। एक दिन पहले से किसानों ने कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे को जाम किया था और रात को भी वो वहीं डटे रहे। रास्ते पर ट्रैक्टर खड़े कर दिए गए और बीच सड़क पर ही तंबू गाड़ दिया। किसान नेताओं की तरफ से किसानों की तरफ से अब लंबी लड़ाई की यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है और इसकी पूरी तैयारी यदि आप देखें तो अब जो सड़कें जहाँ पे फराटे से गाड़ियाँ दौड़ती थी अब वो पूरी तरीके से यहाँ पर ब्लॉक है। ट्रैक्टर्स से इन रोड्स को ब्लॉक कर दिया गया है। किसानों ने सूरजमुखी पर एमएसपी की घोषणा और 6 जून के आंदोलन में गिरफ्तार किए गए गुरनाम चढ़ूनी समेत दूसरे किसान नेताओं को रिहा करने की मांग की। किसानों ने मांगे पूरी न होने तक वहीं डटे रहने का ऐलान कर दिया। ये रोड दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है, NH44 जो मेन रोड है और इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। इस बीच खट्टर सरकार की तरफ से पूछा गया कि हरियाणा में सूरजमुखी के रेट सबसे ज्यादा हैं, फिर सड़क पर आंदोलन क्यों किया जा रहा है। इससे पहले हरियाणा सरकार ने ऐलान किया था कि वो सूरजमुखी को भावांतर योजना के तहत खरीद करेगी उसकी, मगर किसान एमएसपी पर खरीद की मांग पर अड़े रहे, जिस पर किसानों की सरकार से हुई बातचीत भी विफल रही। इसके बाद 6 जून को किसानों ने जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे जाम कर दिया, जिसे खुलवाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कुछ किसान नेताओं को गिरफ्तार भी किया, जिसके बाद 7 जून से पूरे हरियाणा में किसानों का आंदोलन तेज हो गया।
देखो, हमारा ये है कि 2 डिमांड यहाँ की है। एक है कि एमएसपी पे खरीद हो जाए, और जो सेंटर का रेट है, जो प्रधानमंत्री का रेट है, वो किसान वो रेट मांग रहे हैं। सेंटर का रेट दे दो। हरियाणा सरकार की तरफ से अभी सूरजमुखी का प्रति क्विंटल रेट 5,900 रुपए है, जबकि किसानों की मांग है कि इसे 6400 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। झगड़ा इनका आपस का है, स्टेट और सेंटर का। उसमें किसान को पीसा जा रहा है। ये है 6400 रुपए पर क्विंटल रेट बैठता है, वो दे दो जो प्रधानमंत्री ने रेट दिया है। हालांकि इस बीच प्रशासन की तरफ से दावा किया गया कि जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने लंबे और मुश्किल अभियान के बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर दहशत फैलाने वाले 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पत्थरबाज लुटेरों के गैंग बीते कुछ दिनों से यमुना एक्सप्रेसवे पर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। ये लुटेरे सुनसान इलाके से गुजर रही गाड़ी पर पत्थर फेंकते थे और पत्थर की आवाज सुनकर जब ड्राइवर गाड़ी रोकते थे तो लुटेरे उन्हें लूट लेते थे। इन लुटेरों को दबोचने के लिए मथुरा पुलिस ने 90 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर 150 से ज्यादा पुलिस वालों को तैनात किया। पत्थरबाजों का सुराग पाने के लिए एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के कई जवान सिविल ड्रेस में रात भर पेड़ों पर चढ़कर निगरानी कर रहे थे, जबकि कई जवान एक्सप्रेसवे के किनारे मौजूद झाड़ियों में छुपकर पत्थरबाज गैंग की टोह ले रहे थे। आखिरकार सोमवार की रात पुलिस को कामयाबी मिली और उसने लूट को अंजाम देने पहुंचे पत्थरबाज गैंग के 7 लुटेरों को दबोच लिया। मुठभेड़ के दौरान 3 लुटेरों को गोलियां भी लगी, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने पत्थरबाज गैंग से 4 तमंचे, कारतूस और चाकू भी बरामद किए हैं। साथ ही उनके पास से लूटी गई सोने की अंगूठी, लैपटॉप और 15,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मुद्दे पर बीजेपी ने जयपुर में राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हजारों की तादाद में कार्यकर्ता और नेता सड़क पर उतर आए और सचिवालय का घेराव करने के लिए निकल पड़े। क्योंकि प्रशासन को बीजेपी के तेवर का एहसास पहले ही हो गया था, इसलिए बड़ी संख्या में राजस्थान पुलिस के जवान सचिवालय की राह में जमा थे। हालांकि प्रदर्शनकारियों के हुजूम को रोकने में उन्हें खासी मशक्कत करनी पड़ी। क्योंकि राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर प्रदेश बीजेपी के कई बड़े नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को विधानसभा की तरफ बढ़ने से रोका तो कई वरिष्ठ नेता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। अब ये दमन ज्वालामुखी का रूप ले चुका है। इस विरोध प्रदर्शन में अरुण सिंह, सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, रामलाल शर्मा, राज्यवर्धन राठौड़, अशोक परनामी सहित कई नेता कार्यकर्ताओं के बीच दिखे। बड़े नेताओं की मौजूदगी से उत्साहित कार्यकर्ता जब बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे तो पुलिस उन पर पानी का बौछार करने को मजबूर हो गई। उत्तराखंड के पुरोला में नाबालिग हिंदू लड़की के अपहरण की कोशिश में 2 आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद से ही माहौल में तनाव देखने को मिल रहा है। इस घटना के बाद लगातार धमकियां मिलने से अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े कई कारोबारी पलायन करने के लिए मजबूर हैं। और दहशत की वजह से ये सिलसिला फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। एक दिन पहले तक कुछ दुकानदार दुकान खाली करते नजर आए और बाजार में पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा। मालिक ने भी दबाव बनाया है कि भाई मुझे दुकान खाली कर दो, मेरी 15 तारीख से पहले, तो मुझे क्या करते हैं, जाना पड़ रहा है यहाँ से। उत्तरकाशी में जगह जगह हो रहे विरोध प्रदर्शनों की वजह से भी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। आरोप है कि कई दुकानों के बाहर पहले पोस्टर लगे तो 12 अल्पसंख्यक व्यापारियों ने पुरोला ही छोड़ दिया। बदले माहौल में पुलिस प्रशासन ने हालात को संभालने के लिए समाज के लोगों के साथ बैठकें शुरू कर दी। यही नहीं, खुद मुख्यमंत्री धामी ने सामने आकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्ती के संदेश दिए। हमने पुलिस को भी और प्रशासन को भी सभी को कहा सख्ती से काम लें। उत्तरकाशी में फैले सांप्रदायिक तनाव की आड़ में एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार की तुलना हिटलर से कर डाली। ओवैसी ने कांग्रेस की तुलना जोकर से कर दोनों राष्ट्रीय दलों पर निशाना साधा। असल में जब बीजेपी देश भर में मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां बताने की कोशिश कर रही है, उसी दौरान उत्तराखंड के पुरोला में नाबालिग लड़की के अपहरण की कोशिश से माहौल बिगड़ गया। क्योंकि अपहरण की कोशिश का आरोप अल्पसंख्यक समुदाय के लड़के पर लगा, इसलिए धमकी से उपजे तनाव के बाद एक समुदाय के लोगों के पलायन के दावे किए जाने लगे। इसी वजह से ओवैसी को सियासी बयानबाजी का मौका मिला। 1930 के जर्मनी में भी ऐसे ही हेट स्पीचेस शुरू हुए थे। ओवैसी ने दावा किया कि जिस तरह आज द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी जैसी फिल्में बनाई गईं, हिटलर के दौर में भी इसी तरह की फिल्में जर्मनी में बनाई गई थीं। ऐसा कहकर ओवैसी ने केंद्र सरकार की तुलना हिटलर से कर डाली। हम 1930 में जो जर्मनी में हुआ, वो हम बदबख्ती हमारी ये है कि हम 2023 में
हमारे उस वतन अजीज में देख रहे हैं जहां पर हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए क्या क्या नहीं किया। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में हिंदुत्व में आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। घाटी में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी के पास सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने पर सेना और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। बॉर्डर इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। राजस्थान में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम गहलोत के विरोध में सचिवालय का घेराव किया। राजस्थान में पेपर लीक, करप्शन और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राजस्थान बीजेपी के नेताओं की अगुवाई में ये प्रदर्शन किया गया। श्रीनगर में एनआईए ने हुर्रियत गिलानी के प्रवक्ता अयाज अकबर पर कार्रवाई करते हुए संपत्ति कुर्क कर दी है। अयाज अकबर पहले से जेल में बंद है। इसके अलावा अलगाववादी मोहम्मद अकबर खांडी की संपत्तियां भी कुर्क की गई हैं। उत्तरी सिक्किम में भारी बारिश के बाद फंसे यात्रियों को बीआरओ ने रेस्क्यू किया। तेज बारिश के बाद नॉर्थ सिक्किम में कई जगह सड़कों पर बोल्डर आ गिरे और पानी बहने लगा, जिसकी वजह से वहां कई गाड़ियां फंस गई थीं। बीआरओ की टीम ने यात्रियों को सुरक्षित निकाला। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश में लगे नीतीश कुमार को जोरदार झटका लगा है। पटना में 23 जून को महागठबंधन की बैठक से पहले जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने संतोष सुमन के इस्तीफे की पुष्टि करते हुए कहा कि हम लोग सत्ता के भूखे नहीं हैं और सम्मान से समझौता नहीं कर सकते। जबकि संतोष सुमन के मुताबिक उनकी पार्टी पर विलय का दबाव बनाया जा रहा था। अस्तित्व को खतरा था, इसलिए मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। महागठबंधन की अहम बैठकों में भी नहीं बुलाया जाता था। नीतीश जी से हमारे सारे माननीय विधायकों की भी बात हुई है। उससे पहले हमारी पर्सनल मीटिंग भी हुई है। उसके बाद भी हम लोग मिलते रहे हैं और माननीय विजय चौधरी जी से भी मुलाकात होती रही है। कई एक राउंड की बात हुई है, एक दिन की बात नहीं है। हमने बोला ना कि हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम जंगल से निकल गए, शेर से बच गए। वहीं संतोष सुमन ने इशारों में महागठबंधन से अलग होने की बात भी कह दी। 2 बड़े पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल। अगर ये 2 पार्टियां नहीं रखना चाहेगी, आपको नहीं तवज्जो देगी, आपको नहीं बुलाएगी, आपको पार्टी के रूप में नहीं मानेगी, तो कैसे हम महागठबंधन में रहेंगे, आप बताइए। वहीं बीजेपी के साथ जाने के अटकलों पर संतोष सुमन ने साफ साफ कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया है। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि जीतन राम मांझी की पार्टी हम बीजेपी के साथ हाथ मिला सकती है, क्योंकि वो लोकसभा में 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जिस पर उसे जेडीयू की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला था। ये बोले कि हम 5 सीटों पर बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हैं, हमारे कार्यकर्ता वहां लड़ने के लिए सक्षम है और जब हमको सीट मिलेगा तो हम जीत जाएंगे। हम 5 सीट का नाम भी बताए थे। उधर जेडीयू ने इशारा कर दिया है कि वो संतोष सुमन की मांगे नहीं मानने वाली। जेडीयू की विधायक लेसी सिंह ने कहा कि लोग आते जाते रहते हैं, इससे महागठबंधन और सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। बहुत लोग आएंगे भी, अभी देखते रहिए। 2024 का चुनाव नजदीक है, बहुत सारे लोग आएंगे भी हम लोग के भी महागठबंधन में, इसलिए इससे महागठबंधन की सेहत पर और सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बीजेपी ने जेडीयू और आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखिए, महागठबंधन का हाल यही हुआ है कि सब बिछड़े बारी बारी। आज जीतन राम मांझी जी के बेटे संतोष मांझी जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। महागठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। और सूत्रों के हवाले से इस समय एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है। कल बिहार कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। बड़ी खबर इस समय की, इस विस्तार में 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं। दरअसल महागठबंधन सरकार को झटका देते हुए जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक संतोष की जगह जेडीयू विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। तो कल कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। बड़ी खबर इस समय की। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कैबिनेट से संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद बिहार बीजेपी की दिल्ली में बुधवार को बैठक हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ ये बैठक हो सकती है। नीतीश कैबिनेट से संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद अब ये बड़ा अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठे रोजगार मेले के तहत 71,126 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। ये कार्यक्रम 20 से भी ज्यादा राज्यों में करीब 43 जगहों पर आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। कार्यालय को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला ये रोजगार मेला एनडीए और बीजेपी सरकार की नई पहचान बने हैं। एनडीए और भाजपा सरकार की
नई पहचान बन गए हैं। आज एक बार फिर 70,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। पीएम ने इस दौरान पुरानी सरकारों पर नौकरियों में सिफारिश और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। जब सरकारी नौकरी की बात आती थी तो उसमें ये परिवारवादी पार्टियां भाई भतीजावाद, सिफारिश और भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देती थी। पीएम ने कहा कि राजनीतिक भ्रष्टाचार, योजनाओं में गड़बड़ी और जनता के धन का दुरुपयोग पुरानी सरकारों की पहचान बन गई थी, जो बीजेपी की सरकार आने के बाद पिछले 9 सालों में बदल गई। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए कुछ राजनीतिक दलों का जिक्र भी किया, जिन पर नौकरी देने के नाम पर जमीन लेने के आरोप लगे। पर मौके बने। पीएम ने उन पार्टियों पर भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि उनकी सरकारों में नौजवानों को किस विभाग में कौन सी नौकरी दी जाएगी, सबका रेट कार्ड फिक्स था, जबकि बीजेपी की सरकार युवाओं के भविष्य को सेफ गार्ड करने का काम कर रही है। हर चीज में रेट कार्ड, हर चीज में कटमनी, उनका रास्ता है रेट कार्ड, जबकि हम युवाओं के उज्जवल भविष्य को सेफ गार्ड करने पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने ये दावा भी किया कि कुछ विपक्षी दलों ने भाषा को हथियार बनाकर लोगों को भिड़ाने और देश को तोड़ने का काम किया, जबकि बीजेपी की सरकार ने भाषा को लोगों को रोजगार देने और उन्हें सशक्त करने का माध्यम बनाया। हमारी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी को अपना सपना पूरा करना हो तो कोई भी भाषा उसके सामने दीवार न बने। पीएम ने कहा कि आज भारत एक दशक पहले की तुलना में स्थिर, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा मजबूत देश है। और भारत सरकार की पहचान उसके निर्णायक फैसलों, उसके आर्थिक और प्रगतिशील सामाजिक सुधारों से हो रही है। इस कार्यक्रम में 6 केंद्रीय मंत्री भी देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि अक्टूबर 2022 से शुरू हुए रोजगार मेले में अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी दी जा चुकी है और 2023 के अंत तक देश के 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य है। मोदी जी ने पिछले 9 साल के अंदर जो मेहनत की है, ये मेहनत का ही नतीजा है। आज देश विकास के रास्ते पर अगर तेज से चलने लगे हैं, ये शक्ति के पीछे मोदी जी का सबसे बड़ा योगदान है। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने योजना की पारदर्शिता का जिक्र करते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा। हर महीने उनको नियुक्ति पत्र भी मिल रहा है। इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि कोई कह नहीं सकता कि भाई भतीजेवाद हुआ है। पिछले 8 महीनों के दौरान 6 रोजगार मेलों में अब तक 4,33,000 से ज्यादा लोगों को पीएम मोदी ज्वाइनिंग लेटर दे चुके हैं। अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में विदेश जाने की सोच रहे हैं तो अब आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। गो फर्स्ट के दिवालिया होने के बाद डोमेस्टिक एयरलाइंस ने फ्लाइट टिकटों में इजाफा कर दिया है। अब इंटरनेशनल एयरफेयर में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एसीआई यानी एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के मुताबिक एशिया पैसिफिक में फ्लाइट टिकटों के किराए में अब तक की सबसे बड़ी तेजी देखने को मिली है। एसीआई एशिया पैसिफिक के मुताबिक इंटरनेशनल एयरफेयर में 50% तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डोमेस्टिक रूट्स पर किराए में 10% से कम की बढ़ोतरी हुई है। जिस एविएशन मार्केट में इंटरनेशनल एयरफेयर में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है, उसमें भारत पहले नंबर पर है। एसीआई के मुताबिक भारत में एयरफेयर में 41% तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं यूएई में 34%, सिंगापुर में 30% और ऑस्ट्रेलिया में 23% की बढ़ोतरी हुई है। माना जा रहा है कि कोरोना का दौर बीत जाने के बाद मांग बढ़ने की वजह से विमान किराए में ये बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में हुई हिंसा पर उद्धव ठाकरे गुट ने शिंदे सरकार पर निशाना साधा। संजय राउत ने सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि राज्य में पिछले दिनों में जो भी दंगे हुए वो सरकार द्वारा प्रायोजित थे और इन दंगों के लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि कोल्हापुर, संगमनेर, संभाजीनगर और पुणे में वारकरी समुदाय पर हुआ हमला सरकार की मदद से किया गया। कहाँ भी हो, जो भी हो रहा है, ये सरकार की मदद से या सरकार की स्पॉन्सरशिप से ये दंगे हो रहे हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पिछले हफ्ते औरंगजेब के समर्थन में पोस्ट किए जाने के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसमें भीड़ पर पथराव की घटना के बाद पूरे इलाके में हिंसा फैल गई थी। पिछले हफ्ते ही अहमदनगर के संगमनेर में आयोजित भगवा मार्च पर हुई पत्थरबाजी से 2 गुटों में तनाव फैल गया था, जिसमें हुई हिंसा में कुछ लोग घायल भी हुए थे।
जबकि 2 दिन पहले आलंदी से पंढरपुर के विट्ठल मंदिर की पदयात्रा पर निकले वारकरी समुदाय के लोगों का मंदिर में प्रवेश को लेकर विवाद हो गया था, जिस पर पुलिस की कार्रवाई पर भी संजय राउत ने सवाल खड़े किए। अमेरिका के कोलोराडो में भयंकर बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। कोलोराडो में इतने ओले गिरे कि सड़कें बर्फ जैसी सफेद नजर आने लगी। सोमवार को कोलोराडो में गिरे ओले और भयंकर बारिश के बाद वहां सड़कों पर भी पानी नहीं बल्कि ओले बहते दिखे। सेंट्रल यूक्रेन के एक शहर में इमारतों में आग लगी दिखाई दी। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने आज सुबह एक बार फिर मिसाइल अटैक किया। यूक्रेन की सेना का कहना है कि रूस की 14 क्रूज मिसाइलों में 10 को ध्वस्त कर दिया गया। सूडान की सेना और रैपिड फोर्स के बीच 24 घंटे के सीज फायर के बाद एक बार फिर गोलीबारी शुरू हो गई। लगातार 2 दिन तक दक्षिणी खार्तूम के रिहायशी इलाकों में बमबारी हुई, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। पेरू में अमेज़न के जंगलों में पेड़ लगाने के पायलट प्रोजेक्ट में रोबोट की मदद ली जा रही है। अमेज़न के जंगलों में अवैध खनन और पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे वहां के वर्षावन नष्ट हो रहे हैं। ऐसे में बीज बोने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग पर 14 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फाइनली काबू पा लिया गया, लेकिन दफ्तरों में रखे सामान और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स काफी देर तक सुलगते रहे, जिसकी वजह से बीच बीच में धुएं का गुबार उठता नजर आया। हालांकि फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग और छोटी बड़ी चिंगारी को बुझाने की कोशिश करते रहे। अब तक 16 से 17 घंटे बीत चुके हैं। आग पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल नहीं है। बीच बीच में आग दोबारा भड़क रही है। कई सामान ऐसे हैं जो सुलग रहे हैं, जिसके चलते धुआं जो है वो लगातार बाहर आ रहा है। हालांकि अभी कुछ टीमें जो है वो 3rd 4th फ्लोर पर जरूर अंदर पहुंची और वहां अंदर से पानी डालने की कोशिश की जा रही है आग को। दरअसल सतपुड़ा भवन की 3री मंजिल पर स्थित जनजातीय कल्याण विभाग के दफ्तर में एसी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से सोमवार शाम 4 बजे आग लग गई थी। आग इतनी भीषण तरीके से फैली कि 6ठी मंजिल तक पहुंच गई। आग की लपटें सब कुछ खाक कर देने पर आमादा नजर आईं। राजधानी भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग अब तक नहीं बुझी है। 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया। आग ने विकराल रूप ले लिया है। दमकल की 2 दर्जन के आसपास गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। सतपुड़ा भवन में लगी आग से मध्य प्रदेश की सरकार भी सख्ते में आ गई। सरकार के मंत्री विश्वास सारंग और नरोत्तम मिश्रा भी मौके पर पहुंचे। दोनों आग बुझाने के प्रयासों का जायजा लेते नजर आए। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस हादसे पर पैनी नजर बनाए रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सतपुड़ा भवन में आग लगने के फौरन बाद बात की। जबकि मध्य प्रदेश की सरकार ने बिना देर किए आग लगने की वजह की पड़ताल के लिए एक कमेटी का गठन भी कर दिया। जांच होगी, एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। जांच मंगलवार की सुबह जांच कमेटी के सदस्य सतपुड़ा भवन पहुंचे। उन्होंने इलाके का मुआयना किया, जबकि मध्य प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि आग पूरी तरह बुझने के बाद ही मामले की जांच शुरू की जाएगी। धुआं निकल रहा है, वो पूरा का पूरा जो है समाप्त होने के बाद फिर जांच कमेटी के विस्तार से आज उसकी जांच प्रारंभ करेगी। हालांकि सतपुड़ा भवन में काम करने वाले एक कर्मचारी ने बताया कि एसी ब्लास्ट होने की वजह से आग लगी, जो तेजी से बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर तक फैल गई। एसी ब्लास्ट हुआ ना। आप थे बिल्डिंग में थे। ब्लास्ट होते गए, वो एसी लाइन से लगे हुए हैं। एक ने आग पकड़ी, दूसरे ने पकड़ी, दूसरे ने पकड़ी, तीसरे ने। आप लोगों ने कैसे जान बचाई? हम तो वो सायरन बजा था तो बिल्डिंग खाली करा ली गई थी। आग लगने के समय सतपुड़ा भवन के अंदर 1000 से ज्यादा लोग थे, लेकिन उन्होंने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। दुनिया के ताकतवर देशों के बीच परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने की होड़ जारी है। खासतौर पर हमारे पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान तो परमाणु हथियारों के पीछे पागल हैं। दुनिया भर में परमाणु हथियारों की निगरानी करने वाली संस्था सीप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट में चौंकाने वाले कई खुलासे हुए हैं। सीप्री इस वक्त पूरी दुनिया के तमाम देशों के पास 12,512 परमाणु हथियार हैं, ये जानकारी दी जा रही है। इनमें से 9,576 परमाणु हथियार इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार हैं, यानी जरूरत पड़ने पर उन्हें दागा जा सकता है। सीप्री की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास जनवरी 2022 तक 350 परमाणु
हथियार थे, जिनकी संख्या जनवरी 2023 में बढ़कर 410 हो गई। वहीं पाकिस्तान के पास जनवरी 2022 तक 165 परमाणु हथियार थे, जिनकी संख्या जनवरी 2023 में बढ़कर 170 पहुंच गई। भारत की अगर बात करें तो भारत के पास जनवरी 2022 तक 160 परमाणु हथियार थे, जिनकी संख्या जनवरी 2023 में बढ़कर 164 हो गई। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास है, जिनकी संख्या 5889 है। वहीं 5244 परमाणु हथियारों के साथ अमेरिका दूसरे नंबर पर है।